शाही के एजेंटों ने टुबिंकी को इसके घर से इसकी बीवी लीना की मौजूदगी में अगवा किया और इसे बताया कि वो कैप्टन टुबिंकी को थोड़ी देर के लिए ले जा रहे हैं। ये मियाँ बीवी की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद लीना को कभी इल्म न हो सका कि इसके खामन पर क्या गुजरी। इसने पुलिस में खामन के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस भी इस मामले में बेबस थी। बिलाखिर एक रोज़ सरकारी तौर पर इसके खामन की मौत की तस्दीक कर दी गई और अखबारात ने खबरें शाया की कि इसे जासूसी के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतारा गया है। टुबिंकी की बीवी एक कट्टर यहूदन थी और इस दाग को अपने दिल पर लेकर मरना नहीं चाहती थी कि वो एक गद्दार यहूदी अफसर की बीवी है जिसने एक बेटे को भी जन्म दिया है। इसे यकीन था कि इसी का खामन बेगुनाह है, वो कभी अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकता। लीना ने एक एक करके अपने अनजहानी खावत के दोस्तों की मदद से अदालतों के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। इस ज़मन में इसने वज़ीर आज़म बिन गुरियान से मुलाकात की और इसे कायल कर लिया कि इसके खामन को अफरा तफरी में सजावार ठहराया गया और सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। बिन गुरियान ने ज़ाती तौर पर इस मामले में दिलचस्पी ली और इससे लीना की बात का कायल होना पड़ा और इसने लीना और इसके बेटों को न सिर्फ सरकारी मराहत देने का ऐलान किया बल्कि इसकी दरख्वास्त पर एक आला अदालत भी इस मुकदमे को फिर से जिंदा भी करवा दिया। आइजर बेरी इस मुकदमे में मुलजिम की हैसियत में पेश होता रहा। इसने अदालत को बताया कि जिन हालात में ये सजा दी गई है वो बड़े हंगामी हालात थे और ऐन मुमकिन है कि इसने अंदाजे की गलती की हो, लेकिन इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अदालत ने इसकी बेरहमी पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब मरने से पहले कैप्टन टुबिंकी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि आखिर वो 20 साल से हगाना की खिदमत कर रहा है, कम से कम एक ख़त इसके बेटे को लिखने की इजाज़त तो दी जाए, लेकिन आइजल ने इसकी एक ख्वाहिश भी पूरी न की। अदालत ने आइजर बेरी को कसूरवार ठहराते हुए ग़ुरूब आफ्ताब से तलुए आफ्ताब तक कैद का हुक्म सुनाया, लेकिन इस हुक्म पर अमल दरामद कभी न हो सका क्योंकि इस वक्त के इसराइल के सदर जिम विज़मैन ने सहूनियत के लिए इसकी अजीम खिदमात के वज़ न सिर्फ इसकी सज़ा माफ़ कर दी बल्कि इसकी सर्विसेज भी बहाल रहीं। बात कुछ भी रही हो, इसकी पब्लिक लाइफ ख़त्म हो गई थी और 1958 में वो बड़ी अज़मुर्दा ज़िंदगी गुजारने के बाद बिलाखिर एक रोज़ दिल का दौरा पड़ने से मर गया। आइजर बेरी की मौत मोसाद की तारीख का एक सबाब है, लेकिन इसे हुस्न इत्तफाक कहिए कि इसके हमनाम आइजर हैरल ने इसके बाद मोसाद की कमान संभाल ली और अपने पेशरू की तरह इसराइली इंटेलिजेंस को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने में कोई कसर न उठा रखी। 5 फुट 8 इंच लंबे आगाथा क्रिस्टी के नावलों के शौकीन आइजर हैरल ने 1930 में रूसी रियासत लटोया से राह फरार इख्तियार की और इसराइल में आबाद हुआ। वो इतनी चालाकी और मासूमियत से ब्रिटिश कस्टम के रास्ते असलहा इसराइल में यहूदी फौज को स्मगल करता रहा कि आज भी ब्रिटिश सोच कर परेशान हो जाते हैं। यूरोपीय और अमेरिकन इंटेलिजेंस के लोग इसे आइजर द लिटिल के नाम से याद करते हैं। आइजर हैरल ने अपनी सर्विसेज का आगाज इसराइल की काउंटर इंटेलिजेंस शनबैत से किया और जब इसे मोसाद के चीफ की जिम्मेदारियां सौंपी गई तो वो शनबैत का चीफ था, जिसकी तरक्की याफ्ता शक्ल अलिया बैत का वो बानी है जिसे इसने KGB के तर्ज पर काउंटर जासूसी के लिए कायम किया था। आइजर द लिटिल ने मोसाद की कमांड संभालते ही इसमें इनकलाबी तब्दीलियां की और मरवजा जासूसी नज़रियात को यकसर रद्द करके अलग से जासूसी स्कूल ऑफ थॉट कायम किया। इसने न सिर्फ मोसाद को इसराइल से निकाल कर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया बल्कि इसमें बाकायदा ऐसे डेथ स्क्वाड्स कायम किए जो दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी फैलाने में माहिर और फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों को दुनिया भर में चुन चुन कर कत्ल करने में शोहरत रखते हैं। मोसाद के एक ऐसे ही डेथ स्क्वाड की कमांड कैप्टन टुबिंकी के बेटे अल्फ्रेड के हाथ में थी जो आइजर द लिटिल की खुसूसी चॉइस था और जिसे इसने अपने ज़ेरे साया बेगुनाह और मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की खुसूसी तरबियत दी थी। अल्फ्रेड ने शमून की कमांड में अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया था और तरक्की करते करते इसके नायब की हैसियत इख्तियार कर गया था। शमून की मौत की खबर इसे हेफा में अपने अमेरिका में मौजूद खसूसी एजेंट के जरिए मौसूल हुई थी और इसने कसम खाई थी कि अपने साबका अनजहानी उस्ताद शमून की मौत का बदला ज़रूर लेगा। मोसाद के हेडक्वार्टर में वो इस वक्त ब्रिगेडियर शमीर के सामने बैठा था। इसे अमेरिका से वतन वापस लौटे अभी सिर्फ 1 माह ही गुजरा था जब शमून के साथ यह हादसा गुजर गया। किसी हद तक वो खुद को शमून की मौत का जिम्मेदार करार दे रहा था क्योंकि इसकी अमेरिका में गैर मौजूदगी के दौरान यह हादसा पेश आया था। ब्रिगेडियर शमीर डेथ स्क्वाड का सरबराह था, दुनिया भर में मौजूद मोसाद के तरबियत याफ्ता कातिल।
इसराइली वजीर आजम के बाद सिर्फ इसको अपने किसी भी अमल के लिए जवाबदेह थे, वरना किसी के सामने जवाबदेह नहीं थे। शमून की मौत ऐसा वाक़या नहीं जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सके। ब्रिगेडियर शमीर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जानता हूँ सर, वो मेरे उस्ताद और मोहसिन भी थे। अल्फ्रेड को हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी आंखों में बराह रास्त झांक कर बात कर सके। मुझे समझ नहीं आती कि ये तुम्हारे लड़के वहाँ झक मार रहे हैं। और एक मामूली सा लौंडा हाथ दिखा गया। शमीर का पारा आसमान को छू रहा था। गज़बे खुदाबंद का कि इतना अहम आदमी जिस फ्लाइट से सफ़र कर रहा हो, इस पर किसी को निगरान मुकर्रर नहीं किया गया। सर, उन्होंने पहली मरतबा एल यानी इसराइली एयरलाइन की बजाय किसी दूसरी एयरलाइन से सफ़र किया था। मैंने बात की है और सर हाई कमीशन ने हमें मुतला भी नहीं किया था। शायद वो किसी इमरजेंसी मिशन पर जा रहे थे और उन्हें पहली मतलूबा फ्लाइट से फौरी तौर पर लंदन पहुंचने की हिदायत की गई थी। इसमें हमारा कसूर नहीं है सर, हमने सख्ती से ये हिदायत कर रखी है कि कोई भी सफारतकार एल के अलावा किसी दूसरी एयरलाइन से सफ़र न करें। अगर ऐसा नागज़ीर हो तो हमें इतला देकर सफ़र किया जाए। आप जानते हैं अंदरूने अमेरिका हमारी फ़िज़ाई दफ़ा का निज़ाम कितना मजबूत है, लेकिन ये हमारे लोग CIA और FBI को एतमाद में लेना ज़रूरी समझते हैं। अल्फ्रेड ने तस्वीर का दूसरा रुख ब्रिगेडियर को दिखाना चाहा। बात कुछ भी रही हो, ये अजीम इसराइल की इज्जत का मसला है। अपने हर मुमकिन ज़राए से कातिल को तलाश करो और मार डालो। इन लोगों ने लंबे अरसे की खामोशी के बाद ये वार किया है, और वो भी इतना जानलेवा मालूम होता है। कमबख्त दोबारा सफ़बंदी करके मैदान में आए हैं। ब्रिगेडियर सिर्फ मतलब की बात सुनने का आदी था। ऑल राइट सर, मैं कल ही वापस जा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट बॉय। ब्रिगेडियर शमील ने इसके कंधे पर हाथ मारते हुए इसे थपकी देने के अंदाज में कहा। अगले रोज़ रात को तलुबैब से जाने वाली एल के जंबो परवाज़ के ज़रिए अल्फ्रेड न्यूयॉर्क की तरफ आज़म सफ़र था। न्यूयॉर्क के पार्क एवेन्यू पर वाक़े एक ट्रेडिंग कंपनी के दफ्तर में अल्फ्रेड डायरेक्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाले बैठा था। वो लोग अपने मखसूस मीटिंग रूम में इकट्ठे थे। ट्रेडिंग कंपनी की आड़ में अल्फ्रेड ने यहाँ डेथ स्क्वाड का मकामी यूनिट कायम कर रखा था, जिसके ज़रिए वो अमेरिका के कोने कोने में मौजूद अपने एजेंटों को कंट्रोल करता था। इसराइली हाई कमीशन ने अपने असर रसूख से अब तक FBI से जो तफ्तीशी रिपोर्टें हासिल की थीं, वो सब अल्फ्रेड के सामने मौजूद थीं। झक मार रहे हैं ये अमरीकी गधे, उल्लू के पट्टे। उनकी तफ्तीश की बुनियाद ही गलत है। उसने अपने बाएं हाथ की पुश्त से फाइलों को एक तरफ हटाते हुए वहां मौजूद अपने साथियों से कहा, ये लोग इस मफरूज़े को बुनियाद बनाकर तफ्तीश कर रहे हैं कि कातिल कोई मकामी शख्स है और मकामी फ़लस्तीनी तलबा तक महदूद होकर रह गए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर फ़लस्तीनी ने ही हरकत की है तो इस बात का क्या सबूत है कि वो न्यूयॉर्क का ही मकीन रहा हो। ये भी तो मुमकिन है कि इसका ताल्लुक किसी और रियासत से हो। ये भी तो मुमकिन है कि वो किसी दूसरे मुल्क से आया हो और अपना काम करके चला गया हो। जिन लोगों को FBI ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, वो तमाम के तमाम कत्ल के वक़्त किसी न किसी जगह अपनी मौजूदगी का सबूत रखते हैं, और ये सबूत बड़े मजबूत हैं। सर, यही तो शुबे वाली बात है। एन मुमकिन है कि आपकी ये बात सही हो और कातिल का ताल्लुक न्यूयॉर्क से ना हो, लेकिन एक बात तो किसी हद तक वाज़ेह है कि यहाँ किसी न किसी को इस बात का इल्म तो होगा। आप इन रिपोर्टों को एक मरतबा फिर गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं तो आपको इल्म होगा कि 15-20 मुश्तबा फ़लस्तीनी नौजवान जो FBI की लिस्ट पर मौजूद हैं, उन्होंने ऐन हादसे के वक़्त अपनी किसी और जगह मौजूदगी साबित करने के लिए बड़े मजबूत सबूत तैयार कर रखे हैं। यूँ लगता है जैसे इन्हें बतौर ख़ास हिदायत की गई हो कि वो हादसे के वक़्त अपनी मुकामे हादसा से गैर मौजूदगी का सबूत हासिल करके रखें। मैं ये नहीं कहता कि इन सब को एतमाद में लिया गया होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनमें किसी न किसी को इस मंसूबे में राजदार ज़रूर बनाया गया होगा। एक एजेंट ने अपनी राय पेश की। अल्फ्रेड ने चंद सानिया इसके चेहरे पर नजरें जमाई, शायद वहाँ कोई गुमशुदा चीज़ तलाश कर रहा हो। वंडरफुल, अचानक ही वो अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। शाबाश, वाकई मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं था। ऑल राइट, तुम लोग एक्टिव हो जाओ, अपने अपने कनेक्ट्स इस्तेमाल करो। हमें अगले 48 घंटे तक कोई ना कोई रिजल्ट हासिल करना है बहर सूरत। अपनी बात के खात्मे पर इसने डिसमिस कहा और सब लोग एक एक करके दफ्तर के मुख्तलिफ दरवाजों से बाहर निकल गए। अल्फ्रेड ने इनकी रवानगी के बाद एक फ़ोन नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से कोई जनाना आवाज़ सुनाई दी, हाय कैथराइन, कैसी हो भाई, कहाँ गायब हो। इसने फ़ोन पर लड़की की आवाज़ सुनते ही पहचान लिया। खैरियत सर, कोई ख़ास काम आन पड़ा है क्या? दूसरी तरफ से इस्तफार किया गया। हाँ, बहुत ख़ास, और मुझे इसी वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, अल्फ्रेड ने फैसला कुन लहजे में कहा। ऑल राइट, मैं कहाँ हूँ? घर पर चली आओ, गपशप भी रहेगी और काम भी।
कहकर अल्फ्रेड ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कैथराइन मकामी यहूदन लड़की थी और एक बार में बारटेंड के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। ये तो इसकी इजाफी जॉब थी, असल तनख्वाह इसे किसी और काम की मिलती थी। कैथराइन पहले यहूदन और फिर अमेरिकन थी। इसे अल्फ्रेड ने तमाद में लेकर मोसाद के लिए काम करने पर रजामंद कर लिया था और कैथराइन ने बड़ी खुशदिली से इसे कबूल भी कर लिया था। इसे अल्फ्रेड खासे मौके पर ही इस्तेमाल करता था। आजकल अल्फ्रेड के हुक्म पर इसने एक शामी स्टूडेंट अब्दुल से ताल्लुकात कायम कर रखे थे। अब्दुल का आना जाना फ़लस्तीनी नौजवानों के यहाँ लगा रहता था। यूं भी अपने इनकलाबी ख्यालात की वजह से वो फ़लस्तीनी नौजवानों के हल्के में खासा मकबूल था। कैथराइन इससे अचानक ही सबवे में टकरा गई थी और ये इत्तफाकिया टकराव पहले दोस्ती फिर नाजायज़ मरासम और अब मोहब्बत में तब्दील हो चुका था। इसने अब्दुल से अपना तारुफ एक क्रिश्चियन लड़की की हैसियत से करवाया था जिसका बाप लबनानी और माँ मकामी औरत थी। अब्दुल कैथराइन को फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी हमदर्द ख्याल करता था। इसने बड़े फ़ख्र से इसका तारुफ अपनी फ़लस्तीनी दोस्तों से करवाया था। गो के ये सब मोहताज लोग थे, लेकिन कैथराइन ने उन्हें भी किसी हद तक शीशे में उतार रखा था। हालांकि फ़लस्तीनी नौजवान इससे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन वो इसे बाएं बाजू की एक इनकलाबी और बिगड़ी हुई लड़की ज़रूर समझने लगे थे। अब्दुल से गुज़श्ता 5 रोज़ से इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। कल वीकेंड शुरू हो रहा था जिस पर दोनों को आपस में बाहर सूरत मिलना था। यही हुक्म इसे अल्फ्रेड की तरफ से मिला था। इसने अपनी हर मुमकिन कोशिश से इस साजिश का पता चलाना था जिसके तहत शमून को कत्ल किया गया। मोसाद के डेथ स्क्वाड को हर सूरत में वो शख्स दरकार था जिसने इतना बड़ा कारनामा इतनी खामोशी से अंजाम दे डाला और वो मुँह ही देखते रह गए। यूं तो अब्दुल गुज़श्ता 8 माह से कैथराइन से मिलता चला आ रहा था, लेकिन आज जिस भरपूर और वालिहाना अंदाज में इसने अब्दुल का खैर मकदम किया था वो इसके लिए वाकई नया था। इतनी गर्मजोशी का मुजाहरा इससे पहले शायद ही कैथराइन ने किया हो। मुबारक हो, एक मौजी तो अपने अंजाम को पहुंचा। इसने अब्दुल के गले का हार बनते हुए इसे मुबारकबाद दी। अरे हाँ, वो खबर मैंने भी सुना है कोई खास आदमी था यहूदियों का। अब्दुल ने इसकी गर्मजोशी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कहा। एक नंबर का हरामी था। मेरी एक लबनानी दोस्त ने मुझे बताया कि यह शख्स इसराइली इंटेलिजेंस का कोई अफसर था और इनकलाबियों का जानी दुश्मन। मैंने सुना है इसने कई इनकलाबियों को अपने हाथों मौत के घाट उतारा। मर गया साला, अच्छा हुआ। ऐसे अज़धाई दरिंदों को, ख्वाह इनका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, मर ही जाना चाहिए। वो अब्दुल के लिए पैक तैयार करने लगी। दोनों एक दूसरे के जिस्म का हिस्सा बने कैथराइन के घर में शराब नोशी कर रहे थे और शराब के नशे में धुत अब्दुल से अभी तक वो कोई ढंग की बात नहीं उगलवा सकी थी। मैंने सुना है आजकल ये लोग फिर एक्टिव होते जा रहे हैं। इसने हवा में तीर चलाया जो ऐन निशाने पर लगा। हाँ, कैलिफोर्निया से 2 नौजवान आए हुए थे पिछले दिनों। वो यहाँ पिछला वीकेंड गुजार कर गए थे, अब्दुल ने नशे से डगमगाती आवाज़ में कहा। और अगले वीकेंड पर वो कुत्ते का बच्चा मारा गया। कैथराइन के होशो हवास मुकम्मल कायम थे। और क्या, अब्दुल ने हिचकी ली। इसके साथ ही दोनों ने कहका लगाया। इससे ज़्यादा अब्दुल उसे कुछ न बता सका, लेकिन कैथराइन के लिए ये इतला बड़ी धमाका खेज थी। इसका मिशन कामयाब रहा। सारी रात वो इस अहम इतला के हसूल पर अब्दुल को अपने जिस्म की नज़र बतौर शुक्रिया गुजारती रही। बाएं बाजू का इनकलाबी बेचारा शामी नौजवान सारी रात कैथराइन के पहलू से चिमटा अपने इनकलाबी नज़रियात इसके ज़हन में ठोंसने के लिए कोशा रहा। सुबह देर गए वो बेदार हुए, ये इनका पुराना मामूल था। वो अक्सर हफ्ते की रात ऐसे ही गुजारा करते थे। अब्दुल को रुखसत करने वो इसकी कार तक आई थी और जिस गर्मजोशी से इसने अब्दुल का इस्तकबाल किया था, इससे कुछ ज़्यादा ही गर्मजोशी से इसे रुखसत कर दिया। थोड़ी देर बाद अल्फ्रेड के सामने बैठी वो अपनी रात की कारगुजारी पर इससे शाबाशी वसूल कर रही थी। इस अहम इतला पर के कैलिफोर्निया के 2 नौजवानों ने गुज़श्ता वीकेंड पर न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी नौजवानों से मीटिंग की है। अल्फ्रेड ने कैथराइन का बतौर ख़ास इस अंदाज में शुक्रिया अदा किया था जिस तरह कैथराइन ने अब्दुल का। रुखसत होते वक्त डॉलरों से भरा एक लिफाफा इसने कैथराइन के हैंडबैग में अपने हाथ से डाला था और इसे अब्दुल से मजीद ताल्लुकात बढ़ाते चलाए जाने की तलकीन की थी। कैथराइन के जाने के बाद इसने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया। हाय डेविड, कैसे हो भाई? अल्फ्रेड ने दूसरी तरफ से हाय सुनने पर ही डेविड को पहचान लिया था। डेविड यहूदी नजाद FBI ऑफिसर और मोसाद का खसूसी एजेंट था। अमेरिका के हर अहम महकमे और पोस्ट पर मोसाद के हमदर्द और सोरस मौजूद थे। किसी भी अमरीकी के मुतल्लिक ये इतला मिल जाने पर कि वो यहूदी है और मोसाद के काम का आदमी है, मोसाद के लोग फ़ौरन इससे राब्ता कायम करते थे और आज तक ऐसा शायद ही कभी हुआ कि इनकी मुराद बरनाई हो। यहूदी कुरैश के जिस कोने में भी मौजूद था इसराइल की फ़ौज का सिपाही था।
इन लोगों के लिए इसराइली अव्वल और बाकी सब कुछ आखिर था। इनमें बड़े बड़े सफारतकार, जिम्मेदार और माहिरीन हर्ब ज़रब भी शामिल थे, लेकिन सब के सब बड़ी खुशी से मोसाद के लिए खिदमत अंजाम देने पर तैयार रहते थे। FBI और CIA के मोसाद से ताल्लुकात मिसाली थे और ये लोग इसराइल के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन इसराइली जानते थे कि 100% अमरीकी इतलात इन तक मुंतकिल नहीं करते थे। यूं भी बतौर यहूदी इनकी बका का राज यही था कि वो किसी पर एतबार न करें सिवाय अपने आप के, बल्कि बाज़ मामलात में तो अपने आप पर भी नहीं। डेविड ने अल्फ्रेड तक वो इतला पहुंचाई थी जो इसे कैथराइन के जरिए हासिल हुई थी, और डेविड को इसने तलकीन की थी कि इसे जितनी जल्दी मुमकिन हो इन लोगों के नाम और एड्रेस से मुतला करें जो कैलिफोर्निया से मीटिंग करने यहाँ आए थे। इसके साथ ही सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, स्टॉकटन, लॉस एंजल्स और लास वेगास में मौजूद अपने एजेंटों को इसने फौरी तौर पर फ़लस्तीनी और इनके हमदर्दों की सरगर्मियों पर नज़र रखने, इन लोगों के गुज़श्ता 2 हफ्ते की मसरूफियात की इतलात हासिल करने की हिदायत दी थी। अल्फ्रेड बड़ी कामयाबी से अपना जाल बुन रहा था। अल्फ्रेड टोबेंकी ने अपने बेगुनाह यहूदी बाप के नाम को, जो अपने यहूदी आकाओं के हाथों मारा गया था, 4 चांद लगाने का आज़म कर रखा था। इसकी मां ने इसे नसीहत के साथ इंटेलिजेंस में भेजा था कि रूए ज़मीन पर मौजूद यहूदियों के तमाम दुश्मनों को चुन चुन कर मार डाले, और वो बड़े खलूस और जानिसारी से अपने माँ के हुक्म पर अमल पैरा हो रहा था। अगले रोज़ शाम ढले तक अल्फ्रेड के सामने मुख्तलिफ रिपोर्टों के ढेर लगे थे। इसके 2 मुस्तैद मातहत इंतहाई अहम रिपोर्टें अलग से सजा कर इसके सामने पेश कर रहे थे। FBI ऑफिसर डेविड फ्रांक ने इसे शाम ढलने तक एक शख्स हसन तलाल का नाम एड्रेस पहुंचा दिया था, जो सैक्रामेंटो का रहने वाला मकामी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और फ़लस्तीनी था। गो के इस शख्स के मुतल्लिक FBI के हाथ कभी कोई सबूत नहीं लगा था, लेकिन हसन तलाल को इन लोगों ने मशकूक लोगों की फहरिस्त में रखा हुआ था। अल्फ्रेड ने सुर्ख पेंसिल से इस नाम और एड्रेस के सामने दायरा लगा दिया। इसके बाद यके बाद दीगरे इसने सैक्रामेंटो, स्टॉकटन, ट्रेसी और सैन फ्रांसिस्को में अपने एजेंटों को इस नाम पते की निशानदही करने के बाद इन सब को हुक्म दिया था कि अपने तमाम तर ज़राए इतलात को बरोए कार लाकर गुज़श्ता 1 माह से आज तक हसन तलाल के रोज़ाना के मामूलात का शेड्यूल इसको रवाना कर दें। मोसाद के एजेंट इस हुक्म के साथ ही हरकत में आ गए। उन लोगों ने सैक्रामेंटो की पुलिस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मौजूद अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करके मुकर्ररा इतलात हसन तलाल से मुतल्लिक हासिल कर ली थी, और जैसे ही इतलात उन्हें मिल रही थी वो अल्फ्रेड तक पहुंच रही थी। एक कंप्यूटर इस खिदमत पर मुतय्यन था। अगले 24 घंटे में हसन तलाल से मुतल्लिक इतलात का मजमुआ कंप्यूटर के पेट में समा गया था, और जब अल्फ्रेड के दूसरे पैर कंप्यूटर पर बटन दबा दबा कर स्क्रीन पर उभरने वाले मामूलात पढ़ रहा था तो हैरत से इसकी आंखें मजीद खुली की खुली रह गई थीं। इसके सामने 3 अहम तरीन खबरें मौजूद थीं। पहली ये कि हसन तलाल तालुबैब में पैदा हुआ और एक धमाका करने के शुबे में शनबैद के हाथों रिमांड भी भुगत चुका था। दूसरी अहम बात यह कि वो यहाँ केमिस्ट्री का उस्ताद था और इसके ताल्लुकात आयरिश रिपब्लिक आर्मी से भी बताए जाते थे। तीसरी सबसे अहम और चौंका देने वाली बात यह थी कि डेबी नाम की एक आयरिश तालिबा को इसने हाल ही में सैक्रामेंटो यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था, और चंद रोज़ पहले ही यह लड़की इसके यहाँ मुकीम हुई थी। 3-4 रोज़ वो हसन तलाल के घर रही, जिसके बाद इसने डेबी को कोशिश करके यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कमरा दिला दिया। डेबी की मुकम्मल हिस्ट्री फ़ौरन दरकार है। अल्फ्रेड ने आधी रात को अगला हुक्म अपने मुस्तैद एजेंटों को पहुँचाया और अपनी ख्वाबगाह में पहुँच गया। सुबह तक एक पुरसुकून नींद ने इसके सारे तने हुए आसाब ढीले कर दिए थे। इसे यकीन हो चला था कि FBI के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा, जबकि इसकी सहूनी फोर्स कड़ी से कड़ी मिलाकर सारे मामलात इन पर मुनकशिफ कर देगी। मामला इसकी तवक्का से बढ़कर खतरनाक था। ये सिलसिला तो खासा दूर तक जाता दिखाई दे रहा था। IRA आयरिश रिपब्लिक आर्मी से फ़लस्तीनियों के ताल्लुकात गो के यूरोपीय और अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं रही थी, लेकिन अमेरिका में इस नेटवर्क को तलाश करने का सेहरा अल्फ्रेड अपने सर बांधने पर तुला हुआ था। डेबी वो ज़ेरे लब बिड़बिड़ाया। बाथरूम में इसने फ़ोन कॉल अटेंड की। डेबी के मुतल्लिक पहले एजेंट की रिपोर्ट आई थी कि इसने हाल ही में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया की तरफ रखते सफ़र बांधा है। न्यूयॉर्क में इसके कॉलेज का नाम और डेबी से मुतल्लिक ज़रूरी तफसीलात कंप्यूटर तक मुंतकिल हो गई थी। अल्फ्रेड नाश्ता करना भूल गया था। इसने FBI में अपने सोरस ऑफिसर डेविड को नींद से फ़ोन करके जगाया और डेबी का एड्रेस बताकर फौरी तौर पर इसकी न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया रवानगी की तारीख
और आखिरी रहायशगाह एड्रेस पूछा था। दोपहर तक मोसाद के एजेंट न्यूयॉर्क के इस प्लाजे तक रसाई हासिल कर चुके थे जहां डेबी का आखिरी दिनों में कयाम रहा था। इसके साबका फ्लैट की निगरानी ने डेबी के साथ आखिरी मुलाकात की एक एक तफसील इन लोगों को बता दी थी, जिसमें पहली मरतबा एक अजनबी नौजवान ने इससे मुलाकात और दोनों के इकट्ठे रवाना होने की कहानी मौजूद थी। मोसाद के एजेंट कुरेद कर इस नौजवान के नैन नक्श तराशते रहे। दोपहर तक अल्फ्रेड के इल्म में यह बात आ चुकी थी कि डेबी ने करबी नक्शो निगार के आमिल नौजवान के साथ यूनाइटेड एयरलाइन से इसी दिन सफ़र किया था जिस रोज़ शमून को गोली मारी गई थी। और मज़ीद परेशान कुन बात यह थी कि कत्ल के सिर्फ 1.5 घंटे बाद फ़्लाइट रवाना हुई, जबकि टिकटों की रिजर्वेशन पहले ही से फ़ोन पर करवाई गई थी। डेबी के साथ सफ़र करने वाले नौजवान का नाम मुसाफिरों की फहरिस्त में माइकल था, लेकिन अल्फ्रेड जानता था कि यह नकली नाम है, असली नाम कुछ और है, और दरअसल यही शख्स इनके काम का आदमी था। इसके सामने फिलवक्त माइकल, डेबी और हसन तलाल के नाम मौजूद थे। अगर कोई साजिश थी तो इन तीनों के दरमियान कहीं मौजूद थी, जिसका सुराग लगाकर डेथ स्क्वाड ने हरकत में आना था। वर्जीनिया में CIA का लिंगले ऑफिस मामूल की जिंदगी जी रहा था जब अचानक उसे हलचल सी महसूस हुई। डिप्टी डायरेक्टर स्टीफन नाइट के सामने इसराइली कौंसलेट वाशिंगटन से जारी होने वाले खुफिया पैगाम की नकल मौजूद थी। ये पैगाम मोसाद के डेथ स्क्वाड डायरेक्टर ब्रिगेडियर शमीर के नाम भेजा गया था, जिसमें शमून के कत्ल के मुतल्लिक मोसाद की रिपोर्ट के बाद ब्रिगेडियर शमीर से इजाज़त तलब की गई थी कि इस ज़मन में जिन 5-6 अफराद को मुश्तबा ख्याल किया जा रहा है इन्हें फौरी तौर पर सजा दी जाए या भी इंतज़ार किया जाए। इस खुफिया रिपोर्ट की मुकम्मल नकल CIA के MCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम के जरिए हासिल की गई थी। CIA इस बात पर मुकम्मल कुदरत रखती थी कि अपने दोस्त और दुश्मन दोनों सफारत खानों से नशर होने वाले सिग्नल रिकॉर्ड कर सकें। ये बात इनकी पॉलिसी में शामिल थी, इन्हें बाहर सूरज चौकन्ना रहना था। CIA को इल्म था कि मोसाद के दर्जनों हमदर्द यहाँ मौजूद हैं। वो लोग इस बात का भी इदराक रखते थे कि अगर मोसाद अमेरिका की सरजमीन पर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करनी चाहे तो कोई इसे रोक नहीं सकता, लेकिन वो अपने मुल्क में किसी को भी खुल खेलने की इजाज़त नहीं देने के लिए तैयार थे, इल्ला ये कि एक सतह पर फिर उन लोगों में कुछ लोग कुछ दो के असूल ये मामला तय न पा जाए। जनाबे वाला डेबी हमारा सोर्स है, IRA में हमारा बेहतरीन सोर्स। अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो एजेंसी को ज़बरदस्त धचका लगेगा। डिप्टी डायरेक्टर स्टीफन के सामने खड़े एजेंट जोसेफ ने कहा। स्टीफन खुद खासा परेशान दिखाई दे रहा था। अभी तक वो लोग अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे थे और मोसाद के लोग मामलात की तह तक पहुंच गए थे। क्या मोसाद अब अमेरिका में FBI और CIA से ज़्यादा ताकतवर और वसाइल की मालिक एजेंसी बन चुकी है? क्या इन लोगों का काम कठपुतलियों की तरह सिर्फ मोसाद के इशारों पर नाचना ही रह गया है? एजेंसी की साख दाव पर लग जाएगी, इसने सोचा। अगर मामला सदर तक चला गया तो कम से कम इस मामले में ज़बरदस्ती सुबकी का सामना करना पड़ेगा कि गैर मुल्की जासूसी इदारे ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया जो अमेरिका की सरजमीन पर की गई और जिसकी अभी तक एक भी कड़ी अमेरिकन एजेंसियां तलाश नहीं कर सकी थी। क्या हम वाकई नाअहल हैं? एजेंसी पर अमेरिकन मीडिया की तनकीद किसी हद तक तो सही थी। ऑफिसर जोसेफ, तुम खुद इस केस को संभालो। डेबी ही नहीं, किसी को भी मोसाद कुछ नहीं कह सकती। अमेरिकी सरजमीन पर होने वाले क्राइम से निमटना अमेरिकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आखिर कुछ तो हिफ्ज़े मुरातब का ख्याल रखना होगा। मैं ऊपर बात करता हूँ, तुम इन लोगों पर नजर रखो, इसने फैसला कुन लहजे में जोसेफ से कहा। लेकिन सर, FBI जहन्नम में गई FBI, इसने गुस्से से तिल मिलाकर जोसेफ की बात काटी। अगर वो गधे किसी काबिल होते तो हमें हर मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती? क्या कर लिया है FBI ने? तलवैब में बैठकर ब्रिगेडियर शमीर ने जिस बात का सुराग लगा लिया ये लोग न्यूयॉर्क में बैठकर नहीं लगा सके। राइट सर, जोसेफ ने मजीद कुछ कहना मुनासिब न समझा। वो एजेंसी से गुज़श्ता 15 साल से वाबस्ता था और यहाँ के आदाब समझता था। अपने मखसूस कमरे में पहुंचते ही इसने एजेंसी के मुतल्लिक लोगों को रेड अलर्ट दे दिया। डेबी चूंकि इसका सोर्स थी इसलिए इसकी हिफाजत का जोसेफ ने बतौर ख़ास बंदोबस्त किया था। बाकी लोगों के गिर्द भी CIA ने हसार बांध लिया था। माइकल चूंकि अभी तक नाकाबिले शनाख्त था इसलिए वो लोग अपने ज़राए से इसे भी ढूंढ रहे थे। तमाम एजेंटों को सख्ती से हिदायत की गई थी कि इन लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए। FBI ने CIA की तरफ से होने वाली इस कार्रवाई को मामूल के मुताबिक नोटिस ज़रूर लिया था, लेकिन इस बात का इल्म इसे भी था कि इस इदारे को मिलने वाले बेशुमार इख्तियारात ने इसे शुरते बेमुहार कर दिया है और बाज़ मामलात में तो ये लोग पेंटागन को भी एतमाद में लेना गवारा नहीं करते।
इसराइली कौंसल जनरल के मेज़ पर अमेरिकन वजारत खारजा की तरफ से मौसूल शुदा ताज़ा तरीन एहतजाज की कापी मौजूद थी। ये एहतजाज बराह रास्त इसराइली वजारत खारजा से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी मामलात में इसराइल की बेजा मुदाखलत सदर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और दोनों ममालिक की दोस्ती का तकाजा यही है कि वो एक दूसरे के इक़्तिदार आला का एहतराम करें। एहतजाज में इसराइली सफारतकार शमून के कत्ल के ज़मन में इसराइली इंटेलिजेंस की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई को गैर कानूनी और अमेरिकी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए दरख्वास्त की गई थी कि अमेरिकी सरजमीन पर होने वाले किसी भी क्राइम के लिए अमेरिकी इंतज़ामिया खुद जिम्मेदार है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। कौंसलर ने एक निगाह गलत कागज़ के इस हकीर पुर्जे पर डालते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कागज़ अल्फ्रेड को थमा दिया, जिसे इसने आज ही मुलाकात के लिए तलब किया था। अल्फ्रेड ने खत पढ़कर कहका बुलंद किया और इसे दोबारा इसी मेज़ पर फेंक दिया। ब्रिगेडियर शमीर का साइफर उन्हें मिल चुका था, जिस पर लिखा था, अजीम इसराइल के दुश्मनों को ख्वाह वो किसी भी खित्ते में मौजूद हों मार डालो, इन्हें मरना ही होगा। दुनिया के किसी भी खतरे में इसराइल के खिलाफ किए जाने वाले जुर्म की सज़ा हम खुद देंगे। अल्फ्रेड का लहजा बड़ा खूनख्वार था। अजीम इसराइल के दुश्मन नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। कौंसलर इससे ज़्यादा जोशो खरोश का मुजाहिरा कर रहा था। दोनों ने आपस में जाम टकराए और आने वाले हालात की मनसूबाबंदी करने लगे। सैक्रामेंटो ओल्ड सिटी देखने के लिए अमेरिका के कोने कोने से लोग आते थे। खसूसन कैलिफोर्निया के रहने वालों के लिए दिलचस्पी का मुकम्मल सामान मौजूद था। सैक्रामेंटो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए डेबी को आज 15-20 रोज़ होने को आ रहे थे और अभी तक इसने शहर भी सही तौर पर नहीं देखा था। डेबी अमूमन अकेली ही ऐसी जगह देखने जाया करती थी। इस मरतबा भी जब वीकेंड शुरू हुआ तो इसने गले में कैमरा लटकाया और अपने कमरे से बाहर आ गई। इसका रुख यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया की तरफ था, जहां इसकी छोटी सी स्पोर्ट्स कार मौजूद थी। डेबी ने जैसे ही कदम बाहर निकाला, इसके कमरे के सामने लॉन में मौजूद CIA के एजेंट ने इसका ताकुब शुरू कर दिया था। इसने डेबी को कार पार्किंग की तरफ जाते और गले में कैमरा लटकाए देख लिया था। एक महफूज जगह खड़े होकर इसने अपने पास मौजूद वॉकी टॉकी से दूसरे एजेंटों को खबरदार किया और खुद यूनिवर्सिटी से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक महफूज जगह अपनी कार की तरफ चल दिया। जब तक डेबी अपनी कार स्टार्ट करती, एजेंट अपनी कार में बैठ चुका था। डेबी बड़े इत्मीनान से कार चलाती यूनिवर्सिटी से बाहर आई। इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इस वक्त कितनी कारें इसके ताकुब में थीं। CIA, FBI और मोसाद के लोग अलग अलग कारों में इसका पीछा कर रहे थे। ओल्ड सिटी के कार पार्किंग में जब वो दाखिल हुई तो यहाँ तल धरने को जगह मौजूद नहीं थी। दाखिले का टिकट मशीन से हासिल करने के बाद इसने कार को महफूज पार्किंग के लिए मुख्तलिफ मंजिलों पर घुमाना शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी खड़ी करके जब वो लिफ्ट की तरफ जा रही थी तो यके बाद दीगरे 3 और कारें भी इस जगह पार्क हुई थीं और इसके लिफ्ट में पहुंचने तक एक और कार से बरामद होने वाले 2 नौजवानों ने भी इसके साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे आना था। डेबी ने कार पार्किंग से बाहर आकर इस रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया। ओल्ड सिटी के रेलवे प्लेटफॉर्म को जा रहा था। कैलिफोर्निया रेलवे के एक पुराने डब्बे के नज़दीक रुककर इसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें उतारी और चहलकदमी के इसी अंदाज में चलती हुई एक बेंच की तरफ जा रही थी, जिस पर बैठकर वो सैक्रामेंटो ओल्ड सिटी के हुस्न से लुत्फ अंदोज हो सकती थी। डेबी के मुखालिफ सिमत इसकी पुश्त वाली सीट पर एक और खातून बिल्कुल इसी तरह लाउबाली अंदाज में चलती हुई आकर बैठ गई। अचानक ही एक नौजवान किसी दूसरी तरफ से बरामद हुआ और डेबी के साथ आकर बैठ गया। ऐसा ही एक और नौजवान फिर दूसरी सिमत से इस तरफ लापरवाही से बैठा कि अब वो दोनों के दरमियान फंस कर रह गई थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।